वो विकसित भारत है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए हमको आगामी चुनाव में हमको कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र इसलिए कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन करना है, मात्र इसलिए नहीं। 2047 के लक्ष्य में कर्नाटक में अपार संभावनाएं हैं और हमारा कर्नाटक ये भारत के गौरव और संस्कृति की धरती, ये भारत के इस जो है विकास की यात्रा का ग्रोथ इंजन बनना चाहिए। ये पूरी ताकत के साथ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। इसके लिए कर्नाटक में हमको जो है वो सत्ता का परिवर्तन करना है। मित्रों, जिस तरह की योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में बनी, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप स्टैंडअप, गति शक्ति योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रोजगार के लिए मुद्रा से लेकर के पीएमईजीपी से लेकर के स्वरोजगारी के लिए अनेक तरह की योजनाएं, ये सब सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। ये 2047 के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आधारशिला है, उसके फाउंडेशन स्टोन है। मित्रों, देश बदल रहा है, इस बात को सब लोग स्वीकार कर। मैं तो प्रहलाद जी जब कल दिल्ली में घर से रवाना हुआ था और दिल्ली में जिस तरह से एआई समिट चल रही थी और एआई इंपैक्ट समिट में जब मैं गया, मैंने देखा हर चौथा आदमी जो एआई इंपैक्ट समिट में था वो बेंगलोर से गया हुआ था। मुझे लगा आज बेंगलोर में ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, आज तो बेंगलोर सारा दिल्ली में आ गया, दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो गया। ये कर्नाटक की ताकत, कर्नाटक देश को बदलने की ताकत रखता है। उस कर्नाटक को आज बदलने की आवश्यकता। मित्रों, यह कर्नाटक की धरती, जैसा मैंने कहा, यह केवल एक राज्य नहीं है। यह कर्नाटक की धरती भारत की संस्कृति की चेतना का केंद्र है। यह कर्नाटक की धरती बसवेश्वर की भूमि है। यह कर्नाटक की धरती कनकदास हरिदास की परंपरा की भूमि है। यह कर्नाटक की धरती विवेकानंद की प्रेरणा की भूमि है। यह कर्नाटक की धरती टेक्नोलॉजी और परंपरा, इन दोनों के अद्भुत संगम की धरती है। इस कर्नाटक की धरती से जब यहां आकर के ये बात सुनते हैं, देश के अखबारों में, दिल्ली में बैठे हुए, जोधपुर में बैठे हुए अखबारों में समाचार पढ़ते हैं, टेलीविजन में समाचार पढ़ते हैं, अपने साथियों से जब चर्चा सुनते हैं कि कर्नाटक जैसा समृद्ध, संपन्न और सांस्कृतिक राष्ट्र, सांस्कृतिक प्रदेश आज भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सत्ता के संघर्ष का शिकार है, तब मन में निश्चित रूप से हर भारतीय, जिसके मन में थोड़ा भी भारतीयता का भाव है, उसके मन में निश्चित रूप से पीड़ा होती है। मित्रों, 2023 के जनादेश को बाकी चर्चा करी। 2023 में जब यहां सब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो जनादेश मिला, वो जनादेश जिसमें कांग्रेस ने 43% मत प्राप्त किए थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 136 सीट कांग्रेस की आई थी। लेकिन वो 136 सीट आने के बाद में वो जनादेश किसके लिए था? वो जनादेश सेवा के लिए था। वो जनादेश जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, जिस तरह के सब्ज बाग दिखाए गए थे, जिस तरह के सपने लोगों को दिखाए गए थे, उनकी पूर्ति के लिए जनादेश था। लेकिन देश ने देखा कि परिणाम आते ही, चुनाव का परिणाम आते ही बेंगलोर और दिल्ली के होटलों में जगह नहीं थी। राजनीति के केंद्र जो है, कर्नाटक की राजनीति के केंद्र बेंगलोर और दिल्ली के होटल बन गए थे। मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। 10 दिन तक, चुनाव के परिणाम आने के बाद में 10 दिन तक यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आज आप सबसे पूछता हूं, कर्नाटक मीडिया के लोग खड़े, इनके माध्यम से कर्नाटक के लोगों से पूछता हूं कि ये इससे बड़ा जनादेश का अपमान क्या कोई हो सकता था? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति क्या कभी हो सकती थी? और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 2023 से लेकर के आज तक इस कर्नाटक में वो सत्ता का संघर्ष जारी है। आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जिस तरह से खींचतान हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, चौराहों की चर्चा से लेकर के अखबार की सुर्खियों तक और अखबार के गॉसिप कॉलम से लेकर के और टीवी चैनल्स के हेडलाइंस तक, हर चौथे, पांचवें, सातवें दिन जनादेश का असम्मान होते हुए कर्नाटक की इस किस्सा कुर्सी का और कुर्सी की लड़ाई जो है वो हम सब देख रहे हैं। चुनाव में अनेक तरह की गारंटियों का सपना दिखा करके सत्ता में आए हुए
कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक को अपने अदूरदर्शी फैसलों के माध्यम से कर्नाटक को कर्जे के समुद्र में धकेल रही है, दिवालियापन की तरफ लेकर के जा रही। याद करिए वो योजना, आज जनता को याद कराने की आवश्यकता है। शक्ति योजना, गृह ज्योति योजना, गृह लक्ष्मी योजना, अन्य भाग्य योजना, युवा निधि योजना। जनता पूछती है गारंटी कहां है? इन सब में जनता आज गारंटी खोज रही है। और दूसरी तरफ जैसा अभी आदरणीय हमारे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी कह रहे थे, कर्नाटक को कर्जे के बोझ के तहत दबा दिया गया है। 7,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज कर्नाटक पर है। राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के पहाड़ के नीचे दब चुकी है। पिछली एक तिमाही में कांग्रेस कर्नाटक की सरकार ने 93,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। 93,000 करोड़ रुपए का डेब्ट क्रिएट किया। यह केवल कोई स्ट्रेटेजिक वित्त पोषण नहीं है। किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति के लिए सरकार यदि कर्ज ले तो समझ में आता है, लेकिन पैनिक बोरोइंग को अब सरकार करने लग जाती है अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। भ्रष्टाचार करके उससे पैसा निकालने के लिए जब सरकार कर्ज रखने लेने लगती है तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो खोखली हो जाती है, वो राज्य समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। आज परिस्थिति क्या है? कर्नाटक में ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्नाटक में ठेकेदारों के बिल बकाए हैं। विकास के काम ठप हो गए। भ्रष्टाचार का कर्नाटक मॉडल जो है वो आज देश में जन चर्चा का विषय बन गया। आबकारी घोटाला, वाल्मीकि विकास निगम घोटाला, परिवहन विभाग का घोटाला, फिटनेस घोटाला, आवास मंत्री सहयोगी का मामला, MUDA का घोटाला। मुख्यमंत्री ने तो स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हां भ्रष्टाचार तो हुआ है। जिस सरकार का मुखिया ये स्वीकार कर ले कि मेरी सरकार के मंत्रियों ने और मेरी सरकार में काम करने वाले लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, यदि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार अगर किया है और वो स्वीकार कर ले, उसे 1 दिन भी सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, 1 दिन भी। लेकिन स्वीकार करने के बाद में भी वो सरकार उस भ्रष्टाचार का प्रतिकार करने के बजाय उन भ्रष्टाचारी लोगों का संरक्षण देने, उनको बचाने के लिए काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध न केवल शंखनाद किया, न केवल आवाज बुलंद की, अपितु उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध 140 किलोमीटर तक की पदयात्रा निकाल करके पदयात्रा करके सरकार को मजबूर किया कि उसको 14 साइटें वापस लौटानी पड़ी, वापस करनी पड़ी। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की